नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, कल शाम को ही बता दिया था, उसके बाद में देखो मैंने उसके पहले सुबह भी बता दिया था कि कल सुबह 7 बजे आपके पूरे 150 प्रश्नों वाला मेगा टेस्ट आ रहा है। तो ये 150 प्रश्नों का मेगा टेस्ट लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। दोनों लेवल के लिए है, प्री रीड मान सकते हो। टारगेट कम से कम 100 क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए। एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, या ओएमआर शीट की अगर जेरोक्स करवा रखी है तो उसको उठा लो। बिल्कुल ईमानदारी से हल करते जाना और भरते जाना। पेपर का लेवल बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग रखने की पूरी कोशिश की है। तो अच्छे से पूरे 150 प्रश्नों को हल करना, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन 1 नंबर देखने से पहले खंड 1 आपके सबसे पहला पार्ट है। रीड में भी बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से कुल कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना यहाँ पर आपको अनिवार्य है। खंड 1 में 30 प्रश्न हैं, ठीक है। तो देखो, लेवल 1 वालों के लिए भी खंड 1 है, लेवल 2 वालों के लिए भी खंड 1 है, क्योंकि दोनों के कॉमन सब्जेक्ट है कौन सा? साइकोलॉजी वाला। तो दोनों को ही 30 प्रश्न इस खंड के करने हैं। उसके बाद अगले खंड के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों इस खंड का। प्रश्न संख्या 1 आपसे पूछ रहा है, विकास अपेक्षाकृत वृद्धि होने तक सीमित नहीं होता है, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। यह कथन किसका है? गेसल का है, हरलॉक का है, सोरेनसन का है और गॉर्डन का है। परिभाषा आरबीएससी की किताब में से ली गई है। जहाँ तक मुझे लगता है आरबीएससी की किताब में से ही आपकी परिभाषा एग्जाम में पूछी जाएगी। तो एक आध परिभाषा आपके साइकोलॉजी में आने के चांसेज होते हैं, तो इसलिए एक परिभाषा मैंने भी यहाँ पर आपके लिए रख दी है। साथियों, विकास के संदर्भ में ये परिभाषा जो दी गई है, टाइम लगभग मान के चलो 2 से 2.5 घंटे में आपके पूरा पेपर होने वाला है ये, ठीक है। तो विकास अपेक्षाकृत वृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, कहाँ तक चलता है? ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में यह निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। ये कथन हरलॉक के द्वारा कहा गया है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। गोले बढ़ते जाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान अनुप्रयोग अवबोध विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। ज्ञान मूल्यांकन अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण अवबोध, मूल्यांकन विश्लेषण संश्लेषण अनुप्रयोग अवबोध और ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। तो भाई संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञान आता है, तो फिर एक विकल्प को तो हम हटा देते हैं, तीसरे वाले को। सबसे पहले ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद आता है अवबोध, अनुप्रयोग नहीं आता है साथियों, नहीं मूल्यांकन। तो फिर एक ही विकल्प राइट है, कौन सा? चौथा वाला, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। लेवल देखिएगा, पूरे प्रश्न को करके देखिएगा, तब पता चलेगा कि कैसा लेवल था। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे साथियों। तो तीसरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से देखना, तब ही इस क्वेश्चन का आंसर देना। विकास के सिद्धांतों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत रूप से होती है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है जिसके विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, इसकी पश्चात बुनियाद प्रारंभिक बुनियाद से अधिक महत्वपूर्ण होती है। विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है एवं यह सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। वीडियो को रोक सकते हो, रोक करके आंसर लिख सकते हो, उसके बाद वापस आंसर देख सकते हो आप, ताकि आपका जो आंसर है गलत ना हो। क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं तो वीडियो 4-5 घंटे का बनेगा, इतना लंबा टाइम ले नहीं सकते साथियों। अब देखो राइट आंसर कौन सा है? गलत कथन पूछ रहा है, तो थर्ड विकल्प जो है ये एक गलत कथन है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, सही बात है। इसकी पश्चात बुनियाद प्रारंभिक बुनियाद से अधिक महत्वपूर्ण है, ये गलत हो गया ना, क्योंकि प्रारंभिक बुनियाद ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, पश्चात नहीं, प्रारंभिक ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया साथियों। बाकी सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, व्यक्तिगत रूप से होती है। अंतःक्रिया का परिणाम है वातावरण और वंशानुक्रम की, विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित भी होते हैं। परिपक्वता और अधिगम की भूमिका इसमें होती है और सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी ये प्रभावित होता है साथियों। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीट के हिसाब से भी हो सकता है ये प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 है, दो समान वांछनीय लक्ष्यों के बीच द्वंद्व प्राय जिसका समाधान नहीं हो पाता है कहलाता है। उपागम उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व,
परिहार उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व। तो देखो दो समान मतलब एक जैसे वांछनीय लक्ष्यों के बीच जो द्वंद्व होता है उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? उपागम उपागम द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वांछनीय का मतलब है जिनको हम चाहते हैं, दो चीज़ें हमारे सामने हैं, दोनों को चाहते हैं लेकिन किसी एक का ही चुनाव करना पड़ेगा। जैसे मिठाई भी खाना चाहते हैं, रसगुल्ला भी खाना चाहता है, तो यहाँ पर हम दोनों में से एक ही मिल सकती है लेकिन दोनों पसंद है, तो फिर दोनों वांछनीय। ऐसी स्थिति में जो द्वंद्व होता है वो होता है उपागम उपागम द्वंद्व। प्रथम विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। उत्तर किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है। इस अवस्था को वयस्क अवस्था की शुरुआत मानी जाती है। इसमें कल्पना की अधिकता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक सभी मानसिक शक्तियों से संपन्न होता है। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने व निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो भाई प्रश्न संख्या 5 को अच्छी तरह से देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए और फिर इस पर गोला लगा दीजिए आपकी OMR शीट में, या फिर अगर रजिस्टर में लिख रहे हो तो रजिस्टर में लिख लीजिए साथियों। लेकिन बेटर यही है या तो गोला भरो या रजिस्टर में लिखो, तभी अच्छे से मूल्यांकन होता है। तो राइट आंसर क्या है 5वें में? विकल्प नंबर 4। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने व निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये एक गलत कथन है क्योंकि ये उत्तर किशोर अवस्था की नहीं बल्कि उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता है साथियों ये। तो चौथा विकल्प आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी प्रथम, दूसरा और जो तीसरा विकल्प है ये उत्तर किशोर अवस्था की विशेषताओं में आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ आपके चौथा विकल्प सही है। तो छठा क्वेश्चन, साधारण मानसिक दुर्बलता के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे 50 से 70 IQ, 30 से 50 IQ, 15 से 30 IQ और 0 से 15 IQ। तो 0 से 15 IQ को तो साधारण मानसिक में नहीं मानेंगे साथियों। एक बार आप आंसर चुन लीजिए कौन सा आंसर रहेगा, ताकि एक्सप्लेनेशन जब इसका करें तो ऐसा नहीं हो कि एक्सप्लेनेशन कर दे उसके बाद आप उत्तर बताओ। राइट आंसर है 50 से 70 IQ जो है ये साधारण मानसिक दुर्बलता के अंतर्गत आती है। 30 से 50, 15 से 30, 20 का आंसर नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। 7वां क्वेश्चन अच्छी तरह से समझिएगा। प्रश्न संख्या 7 को, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, ये देखिए प्रश्न नंबर 7 को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में आप किस कथन से असहमत है? असहमत है, ठीक है, NCF 2005 के बारे में है। इसमें मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करने पर बल दिया गया है। NCF 2005 के अंतर्गत रचनात्मक अधिगम प्रक्रिया में एक छात्र का स्थान गौण भूमिका प्रक्रिया में रहता है जिसमें वह ज्ञान का निर्माण करता है। मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, अतः बच्चों को पुस्तकालय में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचे। तो भाई देख लो आप अच्छी तरह से, वीडियो को रोक सकते हो इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का तरीका देखो आप, बिल्कुल कोशिश किए एक ही दिन में पूरे 150 प्रश्न बना दिए और प्रश्नों का लेवल देखिए एक ही दिन में साथियों, देख सकते हो। 7वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। NCF 2005 के अंतर्गत रचनात्मक अधिगम प्रक्रिया में एक छात्र का गौण भूमिका प्रक्रिया में रहता है। तो भाई छात्र का स्थान गौण नहीं होता है क्योंकि रचनात्मक में वो खुद रचना करके ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो मुख्य भूमिका प्रक्रिया में रहेगा ना वो, तो इसलिए इस कथन से हम क्या है, असहमत है। बाकी प्रथम विकल्प जो है मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करने पर बल दिया गया है, सही है ये। मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक माना गया है। ये भी बताया गया है कि छात्रों को स्वयं पुस्तकालय से पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचे, ये भी बताया गया है। तो चौथा, तीसरा, प्रथम विकल्प बताया है लेकिन दूसरे में ये गौण भूमिका ही आपको ले डूबा साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। तो 8वां क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? परीक्षा मानदंड संदर्भित एवं बाह्य है। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव व सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तो भाई अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को भी देख लो, मैंने कहा था लेवल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो 8वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है क्या रहेगा आपके? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव व सहयोग से उत्पन्न होता है। ये प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित एक सत्य कथन है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव बालक जब करता है, सहयोग एक दूसरे से परस्पर सहयोग करते हैं तो ही वो ज्ञान का निर्माण करते हैं, अच्छे से उस चीज़ को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड विकल्प ही सही रहेगा 8वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो 9वां क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में असत्य कथन है।
नौवां प्रश्न आपके क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, पहला कथन देखिएगा, शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली होती है एवं इसका उद्देश्य कक्षा एवं विद्यालय प्रणाली में सुधार लाना है। कार्यविधि ही समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है और परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में आपको सत्य कथन लग रहा है साथियों। 9वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो प्रश्न संख्या 9 में क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है, तो जो प्रथम विकल्प है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास किया जाता है, ये क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो किसके बारे में, ये तो मौलिक अनुसंधान के बारे में है साथियों। इसलिए आपके जो प्रथम विकल्प है 9वें क्वेश्चन में यही आपका आंसर है। बाकी दूसरा, तीसरा और जो चौथा कथन है ये सत्य कथन है क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में। इसकी जो रूपरेखा है वो लचीली मानी जाती है। इसका उद्देश्य कक्षा और विद्यालय प्रणाली में सुधार लाना भी है। जो इसकी कार्यविधियाँ हैं वो ही समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है और इसमें परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर ही आधारित होता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा। प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प सही है साथियों, प्रथम विकल्प आपके बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्धि का बालू का सिद्धांत किसने दिया, हॉवर्ड गार्डनर, थर्स्टन, थॉर्नडाइक और थॉमसन। तो साथियों बुद्धि का जो बालू का सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही रहेगा। बालू का सिद्धांत क्या होता है, इन्होंने बताया है कि भाई बुद्धि में अनेक छोटे छोटे तत्व उपस्थित होते हैं। व्यक्ति का जिस क्षेत्र से संबंधित समस्या आती है उस क्षेत्र से संबंधित जो तत्व है वो सक्रिय हो जाता है और समस्या का समाधान कर देता है। थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। तो 11वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इस साइज को, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो समझने में, पहचानने में, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप फिर भी कोशिश करना कि भाई पहचान लें। तो 11वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में असत्य कथन है। देखो बुद्धि कई क्षमताओं का योग है, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती है जिसका पूर्ण योग ही बुद्धि कहलाता है। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न सूझ का सहारा लेता है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। अधिक महत्वपूर्ण क्रियाएं अच्छे से हल करने पर अधिक बुद्धिमान माना जाता है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति अधिक विवेकशील चिंतन करता है और व्यक्ति वातावरण के साथ अच्छे से तालमेल बिठाने में असमर्थ रहता है। तो बताओ भाई कौन सा कथन यहाँ पर बुद्धि के संबंध में आपको असत्य लग रहा है। प्रश्न संख्या 11 में सही विकल्प का चुनाव करो। तो देखो राइट आंसर कौन सा रहेगा, रोक सकते हो वीडियो को, चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। कौन सा चौथा विकल्प साथियों, कैसे, क्योंकि असत्य कथन की बात है बुद्धि के संबंध में, तो जो पहला कथन है वो क्या कह रहा है, कई क्षमताओं का योग माना इसको जाता है। सही है, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती है और उन सभी क्षमताओं का जो पूर्ण योग है वो ही बुद्धि कहलाता है, ये भी सही है। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न सूझ का ही सहारा लेता है। हमारी जो कई समस्याएं आती है तो हमारे बुद्धि से जो सूझ उत्पन्न होती है हम उसका सहारा लेते हैं। तीसरा जो विकल्प है, बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, मतलब जो हमें अपने उद्देश्य प्राप्ति तक ले जाए उन क्रियाओं को हम करते हैं। अधिक महत्वपूर्ण क्रियाएं अच्छे से हल करते हैं तो हम अधिक बुद्धिमान भी कहलाते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प कह रहा है व्यक्ति बुद्धि की मदद से अधिक विवेकशील चिंतन करता है, सही बात है बिल्कुल। वातावरण के साथ अच्छे से तालमेल बिठाने में असमर्थ तो नहीं रहता है बुद्धि से तो समर्थ रहता है। इसलिए 11वें प्रश्न में चौथा विकल्प, क्वेश्चन में चौथा ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में, विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में और विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो भाई विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा कहती है कि उनकी शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनके लिए आप अलग अलग चीज़ों करोगे, अलग अलग विद्यालय स्थापित करोगे तो उससे क्या होगा, उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न रहेगी कि नहीं हम सामान्य नहीं है मतलब। इसलिए प्रथम विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13वां क्वेश्चन, एक प्रविधि जिसमें व्यक्ति पूर्व में हुई अनुबंधित अनुक्रिया को पुनर्बलन के अभाव में समाप्त होने के बाद में
निश्चित समय बाद अनुबंधित अनुक्रिया का पुनः प्रकटीकरण कहलाता है। क्रमिक अधिगम, उद्दीपक सामान्यीकरण, स्वतः पुनः प्राप्ति और निरपेक्ष सीमांत। देखिएगा, अच्छे से प्रश्न को समझ लीजिए, देख लीजिए और फिर इसके उत्तर का चुनाव कीजिए साथियों। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा बता देता हूँ, विकल्प नंबर 3 स्वतः पुनः प्राप्ति। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर अनुबंधित अनुक्रिया का क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, मतलब विलोपन हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वापस अनुबंधित अनुक्रिया का पुनः प्रकटीकरण हो रहा है। तो विलोपन के बाद में भी यदि अनुबंधित अनुक्रिया होती है तो उसको स्वतः पुनः प्राप्ति के नाम से जानते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 13 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? रोर्सिया इंक ब्लॉक टेस्ट, ड्रो-एमेन टेस्ट, 16 पर्सोनैलिटी फैक्टर, थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। साथियों देखिएगा, राइट आंसर क्या है 14वें क्वेश्चन में, एक बार वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है। तीसरा विकल्प सही है, थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT जिसको हम कहते हैं, ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है। ड्रो-एमेन टेस्ट प्रक्षेपी परीक्षण है। रोर्सिया का इंक ब्लॉक टेस्ट प्रक्षेपी है। लेकिन 16 PF प्रश्नावली क्या है? 16 PF प्रश्नावली एक व्यक्तिगत अध्ययन विधि है साथियों, प्रक्षेपी नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, मानसिक आयु की अवधारणा के प्रवर्तक है साइमन, बिने, विलियम स्टर्न और टर्मन। तो मैं आपको बता दूं, मानसिक आयु की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है साथियों? बिने हैं, जबकि बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा है इसके प्रवर्तक विलियम स्टर्न है और इसका जो विकास है वो टर्मन के द्वारा किया गया था। तो विकल्प 2 सही है आपके 15वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। तो 16वां क्वेश्चन, निष्क्रिय, शांत, सतर्क और 1 सेकंड रुकना थोड़ा सा, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बना है, एक ही दिन में पूरे 150 प्रश्नों का वीडियो बना दिया साथियों। निष्क्रिय, शांत, सतर्क और आत्म केंद्रित, लज्जालु तथा संकोचशील जैसे लक्षण आइंजैक के किस प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता है? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, तंत्रिकातापिता और सामाजिकता। तो देखो विकल्पों को हटाते हैं। भाई निष्क्रिय है, शांत है, सतर्क है, खुद पर केंद्रित है, तो बहिर्मुखता नहीं हो सकता, सामाजिकता नहीं हो सकता, या तो अंतर्मुखता या तंत्रिकातापिता। लज्जालु है, संकोचशील है। साथियों ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों की को किसने मतलब हेंस आइंजैक ने किसके अंतर्गत रखा है यहाँ पर 16वें क्वेश्चन में आपको वो बताना है। तो दूसरा या तीसरा बताइएगा 16वें क्वेश्चन का। 16वें क्वेश्चन में कौन सा आंसर रहेगा? ये सारी विशेषता हेंस आइंजैक ने अंतर्मुखता व्यक्तित्व के अंतर्गत रखी है। सेकंड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में असत्य कथन है, ठीक है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। विकल्प देखिएगा, अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति में एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों में समरूपता हो, मनोसामाजिक अभिप्रेरक का ये उदाहरण है। रेस्टोरेंट में जाकर भोजन के बारे में पूछताछ करना, परनोत का ये उदाहरण है। अभिप्रेरित व्यवहार उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है और प्रोत्साहन या लक्ष्य के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक व ऋणात्मक। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में असत्य कथन की बात की जा रही है। कौन सा विकल्प चुनोगे साथियों? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प? देख लेते हैं इसका सही आंसर है कौन सा रहेगा। विकल्प नंबर 1, अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति में एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों में समरूपता हो तो उसे मनोसामाजिक अभिप्रेरक नहीं कहेंगे, बल्कि उसको स्वाभाविक या जन्मजात अभिप्रेरक कहा जाता है। विकल्प 1 जो है 17वें क्वेश्चन में आपके सही आंसर है, क्योंकि ये एक असत्य कथन है। दूसरा, तीसरा जो चौथा विकल्प है साथियों, ये सत्य कथन है अभिप्रेरणा के संदर्भ में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां क्वेश्चन, सभी मानसिक रक्षात्मक या समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक या निर्माणात्मक युक्ति है? उदात्तीकरण या शोधन, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन और प्रतिक्रिया निर्माण। तो देखिए, जो सभी मानसिक हम जो रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करते हैं खुद को समायोजित करने के लिए, इसमें सबसे उन्नत, सबसे विकसित, सबसे रचनात्मक विधि किसको माना जाता है साथियों? उदात्तीकरण या शोधन या मार्गांतीकरण को। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। सिगमंड फ्रायड के लैंगिक अवस्था का संबंध है आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा, पहल करना बनाम अपराध बोध, उद्यमिता बनाम हीन भावना, तादात्मिकता बनाम भ्रांति। तो देखो, लैंगिक अवस्था का संबंध सिगमंड फ्रायड ने जो लैंगिक अवस्था बताया मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में, उसका संबंध आपको एरिक्सन के सिद्धांत मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है एरिक्सन का, उससे जोड़कर बताना है।
तो भाई तादात्म्यता बनाम भ्रांति तो किशोरावस्था में होती है, ये आपका आंसर नहीं है, बल्कि दूसरा विकल्प आपका सही आंसर है। लैंगिक अवस्था का संबंध किससे है? पहल करना बनाम अपराध बोध। सेकंड विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। किसी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कहलाती है? वाक्य विन्यास, आलेखीय भाषा, स्वनिम और रूपिम। तो साथियों देखो, दो चीज़ें होती है। यहाँ जो स्वनिम है ये सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई नहीं है, बल्कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को रूपिम के नाम से जाना जाता है। चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा 20वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 पे आएंगे। तो 21वां क्वेश्चन, सभी मनुष्य मरणशील है, मोहन एक मनुष्य है, मोहन मरणशील है। उपयुक्त तर्कना किसका उदाहरण है? आगमनात्मक तर्कना का, निगमनात्मक तर्कना का, आलोचनात्मक तर्कना का और सादृश्यवादी तर्कना का। देखिएगा, सभी मनुष्य मरणशील है, मोहन एक मनुष्य है तो मोहन भी मरणशील है। ये जो तर्कना है ये दिए गए तथ्यों के आधार पर है। तो जहाँ पर दिए गए तथ्यों के आधार पर तर्कना की जाती है वो निगमनात्मक तर्कना कहलाती है। तो आपके जो सेकंड विकल्प है इस क्वेश्चन में 21वें में, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पे आएंगे। तो 22वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता रचनात्मक आकलन की नहीं है? यह एक निरंतर चलने वाला आकलन का प्रकार है। इसमें छात्रों को ग्रेड प्रदान की जाती है। छात्र द्वारा किए गए कार्यों को देखकर भी इसे किया जा सकता है। और इनमें से सभी। तो देखो, एक होता है रचनात्मक आकलन और एक होता है योगात्मक आकलन। राइट आंसर है दूसरा विकल्प, क्योंकि ये ग्रेड योगात्मक आकलन में प्रदान करते हैं, रचनात्मक में नहीं। इसलिए सेकंड विकल्प 22वें में सही है। बाकी प्रथम और तीसरा विकल्प यहाँ रचनात्मक आकलन के बारे में सत्य है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। 23वां क्वेश्चन, उपलब्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। एक और चीज, संपूर्ण सिलेबस का आप मूल्यांकन करने वाले हो आज के टेस्ट से। गतिवाही कौशल में भिन्नता, रुचि में भिन्नता, लिंग में भिन्नता और शैक्षणिक योग्यता में भिन्नता। तो देखो, उपलब्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में क्या नहीं आएगा? लिंग में भिन्नता। क्योंकि देखो, वीडियो रोक लिया करो, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं तो 4-5 घंटे का वीडियो बनेगा। लिंग में भिन्नता कोई उपलब्धि नहीं होती है। रुचि, गतिवाही, शैक्षणिक योग्यता ये हमारी उपलब्धियां हो सकती है, बट कोई पुरुष है कोई स्त्री है तो ये कोई उपलब्धि थोड़ी है। विकल्प 3 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत कम प्रतिभाशाली के माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति कहलाती है। नहीं, दोनों में एक जैसा हो गया, ये तो उल्टा था साथियों। यहाँ पर प्रश्न ऐसा बनाया गया था, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और कम प्रतिभाशाली के माता पिता के बच्चों में अधिक प्रतिभा या कमनीता या अधिक प्रतिभा होने की प्रवृत्ति था। तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ तो कम ही था और यहाँ अधिक था। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और बीजकोश की निरंतरता का नियम। तो ये बीजकोश की निरंतरता का नियम नहीं है, ना ही समानता है, उल्टा हो रहा है। तो बिल्कुल अगर अपोजिट रहे, प्रतिभाशाली का मंदबुद्धि, मंदबुद्धि का प्रतिभाशाली, तो उसको हम प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। थर्ड विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। बिल्कुल ही विपरीत होता है प्रत्यागमन में। तो 25वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा नैतिक विकास का स्तर नहीं है? पूर्व रूढ़िगत स्तर, परंपरागत स्तर, ज्ञानात्मक स्तर, सभी। अच्छा, एक और चीज़, 150 में से मान लो 1-2 क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये स्वाभाविक सी चीज़ है। चाहे कोई भी पेपर बना दे, कोई भी पेपर ले ले, 150 में से 2-5 क्वेश्चन में डाउट होना स्वाभाविक सी चीज़ होती है। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि पूरे 150 प्रश्नों के उत्तर सटीक और सही बताऊँ। तो कोहलबर्ग ने अपना जो नैतिक विकास का सिद्धांत बताया था, पूर्व रूढ़िगत स्तर, परंपरागत स्तर बताया था, लेकिन ज्ञानात्मक स्तर नहीं बताया है। तो जो थर्ड विकल्प है ये नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। आपके तीसरा ही विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, ज्ञानात्मक स्तर वाला। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना ही वंशानुक्रम है। तो देखो, कौन सा विकल्प आपका वंशानुक्रम से संबंधित सही कथन नहीं लग रहा है। बात करेंगे सही विकल्प की, तो आपके विकल्प नंबर 3 सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। जन्मजात विशेषताओं में बदलाव लाओगे तो क्या वो वंशानुक्रम रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए थर्ड विकल्प सही है। बाकी दूसरा, पहला, चौथा विकल्प यहाँ सही कथन है साथियों। वंशानुक्रम माता पिता से जो संतान में गुणों का संचरण होता है वो भी है। जो विकास है वो प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम माना जाता है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना भी वंशानुक्रम ही कहलाता है।
लेकिन जन्मजात विशेषताओं का शोधन गलत हो गया यहाँ। तो थर्ड विकल्प आपके 26वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक तथा संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है कहलाती है। अनुकरण द्वारा सीखना, मॉडलिंग द्वारा सीखना, संज्ञानवाद द्वारा सीखना और समूह परीक्षण द्वारा सीखना। तो देखो, हम जब दूसरों का प्रेक्षण करते हैं, देखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, तो साथियों ये चीज़ें कहलाती है मॉडलिंग द्वारा सीखना। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। प्रश्न संख्या 27 में मॉडलिंग शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है, बंडूरा के द्वारा। अनुकरण द्वारा सीखना भी हो सकता है, बट मॉडलिंग फर्स्ट चॉइस रहेगी आपके 27वें प्रश्न में। तो चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से और उसके सामाजिक संदर्भ से। तो देखिए, वाइगोस्की ने एक सिद्धांत दिया था, उसके आधार पर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसके सामाजिक संदर्भ से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वाइगोस्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक संदर्भ से आप सीखने को अलग नहीं कर सकते हो। फोर्थ विकल्प आपके 28वें में सही है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन साथियों, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबद्ध करने की और उनकी विशेषताओं या दृष्टिकोण को स्वीकार करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रतिगमन, पलायन, तादात्म्य और उद्भवन। तो देखो कौन सा विकल्प आपके 29वें में सही रहेगा। एक बार विकल्प का चयन कर लीजिएगा और फिर हम उसके आंसर को देख करके और उसकी व्याख्या भी करेंगे। कौन सा विकल्प सही है 29वें में? तादात्म्य सही है साथियों। थर्ड विकल्प सही है। कैसे हैं? क्योंकि वो स्वयं मतलब खुद के व्यक्तित्व को दूसरों के साथ संबद्ध कर रहा है और उनकी जो विशेषताएं और दृष्टिकोण है उनको स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है और उनके जैसे बनने का प्रयास कर रहा है। तो ये तादात्म्य कहलाता है। थर्ड विकल्प 29वें क्वेश्चन में सही है। अब इस खंड 1 का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद खंड 2 पे आते हैं। तो 30 और अंतिम क्वेश्चन है खंड 1 का। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना और लिखना। तो साथियों यहाँ पर देखिए, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना ये सूक्ष्म गतिक नहीं स्थूल गतिक कौशलों में आते हैं। यहाँ पर जो लिखना है ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले खंड की ओर। तो चलिए दूसरा खंड देख लेते हैं साथियों। खंड 2 पे हम आ चुके हैं। खंड 2 में आपको भाषा स्पष्ट हिंदी मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई रीट के पेपर में आपको अगर भाषा स्पष्ट हिंदी है तो ही करनी है, और भाषा सेकंड आपके रीट में है तो भी आपको यहाँ पर ही भाषा स्पष्ट हिंदी करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई सारी भाषा में एक साथ ला नहीं सकता हूँ। तो जिनके भी रीट में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, उनको यहाँ पर इस हिंदी के इस पार्ट को करना है साथियों। इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। 31 से 60 तक आपको इसमें प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं खंड 2 को, जिसमें हिंदी शिक्षण के टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 31 को देख लेते हैं। काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं? लोकोक्ति का अर्थ है गधे सभी जगह पाए जाते हैं, मूर्ख सभी जगह पाए जाते हैं, मंदबुद्धि सभी जगह पाए जाते हैं और इनमें से सभी। तो देखो, उपरोक्त जो लोकोक्ति है साथियों, इस लोकोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है। कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प, मूर्ख सभी जगह पाए जाते हैं। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं। तो सेकंड विकल्प 31वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। अच्छे से समझिएगा एक एक प्रश्न को। तो देखिए, प्रश्न नंबर 32 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि उपसर्ग की दृष्टि से असंगत है। अनियंत्रित, समालोचना, अनाहार और सुरक्षित। तो देखो, बात करें कि भाई उपसर्ग की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा असंगत है, तो आप वीडियो को रोक सकते हो। बाकी इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 4, सुरक्षित। ठीक है, सुरक्षित कैसे असंगत है देखते हैं। भाई जो अनियंत्रित शब्द है अ प्लस नी प्लस यंत्र प्लस इत से बना है, मतलब इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं। जो समालोचना जो शब्द है वो सम प्लस आ उपसर्ग से बना है, सम प्लस आ प्लस लोचना। फिर जो अनाहार शब्द है इसमें भी 2 उपसर्ग है, अन प्लस आ प्लस हार शब्द क्या बनता है? अनाहार। तो इन तीनों में 2-2 विकल्प है, लेकिन जो सुरक्षित शब्द है इसमें सिर्फ सु उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए आपके जो चौथा विकल्प है ये उपसर्ग की दृष्टि से क्या है? असंगत है। तो चलिए चौथा विकल्प सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न का चयन कीजिए। भिन्न मतलब अलग का। अशिक्षित, बेचैनी, बनावटी और बेरोजगारी। तो अगर हम देखें उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से कि भाई कौन सा विकल्प सही है, वीडियो को रोक सकते हो।
सही आंसर कौन सा रहेगा प्रश्न नंबर 33 में? साथियों राइट आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 3 बनावटी। क्यों रहेगा? क्योंकि अशिक्षित शब्द में अ उपसर्ग है, शिक्षा मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब इसमें एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। जो बेचैनी शब्द है बे उपसर्ग है, चैन यहाँ पर मूल शब्द है और चैन और ई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। लेकिन जो बनावटी शब्द है इसमें बन शब्द मूल है और आवट प्लस ई, इसमें दो उपसर्ग है आवट और ई, तो सॉरी दो उपसर्ग क्या दो प्रत्यय है, लेकिन उपसर्ग एक भी नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। बाकी जो बेरोजगारी शब्द है इसमें बे उपसर्ग है, रोजगार शब्द मूल है और रोजगार शब्द क्या है मूल है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो जो बेरोजगारी है, जो बेचैनी है, जो अशिक्षित है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगे हुए हैं, लेकिन बनावटी में कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए आपके थर्ड विकल्प 33वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। परिच्छेद, षडानन, पद्धति और निरोग। तो देखो बात करें किस विकल्प की जिसमें व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा विकल्प सही करके आओगे साथियों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4 निरोग, क्योंकि परिच्छेद का विच्छेद परि प्लस छेद होता है जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। षडानन का विच्छेद षट प्लस आनन होता है जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। पद्धति का विच्छेद पत प्लस हति होता है जो कि व्यंजन का उदाहरण है। लेकिन निरोग का जो हम विच्छेद करते हैं तो नीह प्लस रोग होता है साथियों, जो कि विसर्ग का उदाहरण है। तो विकल्प 4 आपके राइट आंसर रहेगा प्रश्न 34 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35। किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हो रहा है? रत्न जड़ित, रत्नों के द्वारा जड़ित, विद्याधन, विद्या से अर्जित किया हुआ धन, संकलन त्रय 3 का समाहार, सुरासुर, सुर और असुर। तो देखो सही समास विग्रह की अगर हम बात करें कि भाई किस में नहीं हो रहा है, तो एक बार अच्छे से विकल्प देख लिए होंगे। राइट आंसर कौन सा रहेगा? दूसरा। विद्याधन का जो समास विग्रह है वो विद्या से अर्जित किया हुआ धन नहीं होता है, विद्या रूपी धन होता है साथियों, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 35वें प्रश्न में सही है। बाकी पहला, तीसरा, चौथा यहाँ पर सही समास विग्रह युक्त शब्द है। तो चलिए 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टारगेट 100+ होना चाहिए सभी का, कमेंट करके जरूर जाइएगा बिल्कुल ईमानदारी से। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, वाक्य में क्रिया की दृष्टि से काल है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। तो भाई दवाई लाया, ले आया दवाई, तो फिर वर्तमान काल का तो ये उदाहरण होगा नहीं, बल्कि दवाई लाया का मतलब है कि भाई ये एक सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि लाया है, लाया था, अगर ऐसा होता तो आसन्न और पूर्ण में चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो प्रथम विकल्प आपके 36वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37। देखो कई जगह आपको पूर्ण वर्तमान काल भी मिलेगा, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल तो होता ही नहीं है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या हुआ? क्रिया पूरी वर्तमान में हो चुकी है तो फिर वो वर्तमान में थोड़ी है, वो तो भूतकाल में चली जाती है ना, इसलिए साथियों यहाँ प्रथम विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। इनमें से किस विकल्प में विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बना है? स्वस्थ का स्वास्थ्य, लिखना का लिखाई, चुनना का चुनाव, परस्पर का पारस्परिक। तो बात करें विशेषण से भाववाचक बनने वाले शब्द की, तो साथियों राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। स्वस्थ एक विशेषण शब्द है, यह प्रत्यय जब हम इसमें लगाएंगे तो शब्द बनता है स्वास्थ्य, जो कि भाववाचक संज्ञा है, तो विकल्प 1 सही है। लिखना क्रिया है, लिखाई भाववाचक है, तो ये क्रिया से भाववाचक बना है। चुनना क्रिया है, चुनाव भाववाचक है, तो ये भी क्रिया है। परस्पर यहाँ पर अव्यय है, पारस्परिक भाववाचक संज्ञा है, तो ये अव्यय से बना हुआ है, इसलिए ओनली प्रथम विकल्प 37 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। लिंग की दृष्टि से बेमेल है। चांदी, इमली, चाय और मुंह। तो देखो लिंग की दृष्टि से स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपके हिंदी में होता है, नपुंसकलिंग तो हिंदी में होता ही नहीं है। तो चांदी स्त्रीलिंग है, इमली स्त्रीलिंग है, चाय स्त्रीलिंग है, लेकिन मुंह क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है साथियों। तो पुल्लिंग शब्द होने के कारण यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये लिंग की दृष्टि से क्या है? बेमेल है। चौथा विकल्प 38वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39। वचन की दृष्टि से भिन्न है। जनता, वर्षा, हवा और दाम। तो साथियों वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। कौन सा विकल्प आपके 39वें में सही है? बात करते हैं सही आंसर की, तो विकल्प नंबर 4 सही है, दाम, क्योंकि साथियों दाम बहुवचन में रहता है और जनता, वर्षा, हवा सदैव एक वचन में रहते हैं। तो फोर्थ विकल्प आपके 39वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40।
इनमें से किस शब्द में भिन्न प्रत्यय है? भिन्न मतलब अलग प्रत्यय है। चचेरा, सपेरा, ममेरा और फुपेरा। तो बताओ भिन्न प्रत्यय किस में लगा हुआ है? देखो राइट आंसर रहेगा आपके सपेरा, क्योंकि साथियों चचेरा, ममेरा, फुपेरा तीनों ही संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पर जो सपेरा है ये संबंधवाचक नहीं है, इसलिए आपके जो चौथा विकल्प है 40वें में यही आपका आंसर है। ठीक है, कौन सा चौथा, क्या सॉरी दूसरा विकल्प सपेरा, माय मिस्टेक, दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर 40वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 पे आते हैं। तो 41वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लहर का पर्याय है? लहर शब्द सुना होगा ना सभी ने, कौन सा शब्द यहाँ पर लहर का पर्याय है? उरग, वीची, करी और वपू। तो साथियों बताइएगा प्रश्न नंबर 41 में आपका कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर देख लेते हैं। इनमें से लहर का पर्याय है वीची शब्द, दूसरा विकल्प 41वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। तो 42वां क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। शुद्ध अशुद्ध आपके टॉपिक है। जाऊंगा, तदोपरांत, कमलिनी और पृथक। तो बताओ भाई कौन सा शब्द यहाँ पर आपको शुद्ध दिख रहा है? वीडियो को रोक सकते हो, कौन सा आंसर सही रहेगा आपके साथियों इसमें? विकल्प नंबर 3 है जो कमलिनी शब्द, ये आपका सही आंसर है। कमलिनी ऐसे लिखा जाता है। जाऊंगा में यहाँ पर ये लगेगा चंद्र बिंदु इस प्रकार से, ये गलत हो गया। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। क्या होता है? तदुपरांत, इस प्रकार से ये शुद्ध होता है। पृथक में साथियों यहाँ पर हलंत लगना चाहिए, तब जाके पृथक इस प्रकार से लिखा जाता है। पृथक इस प्रकार से, पृथक यहाँ हलंत लगता है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो विकल्प आपका 3 ही सही है 42वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, वाक्य की दृष्टि से असंगत है। राम और सीता वन से नहीं आए, साधारण वाक्य। छात्रों ने कहा कि हम खेल खेलेंगे, मिश्र वाक्य। प्रशांत मेरी बात सुनो और खेलने मत जाओ, मिश्र वाक्य। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, साधारण वाक्य। तो भाई वाक्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? यहाँ पर असंगत देखना है। राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 3। प्रशांत मेरी बात सुनो और खेलने मत जाओ, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बाकी आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, साधारण ही है। छात्रों ने कहा कि हम खेल खेलेंगे, मिश्र ही है। राम और सीता वन से नहीं आए, साधारण ही है। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा 43 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। तो 44वां प्रश्न, किस विकल्प में कारक संबंधी अशुद्धि है? वह बाजार में सब्जी लाने गया है, तुम तुम्हारा काम करो, भीतर प्रवेश करना निषेध है, कुसंगति से उसके तन पर कालिक पूत गई। तो भाई कारक संबंधी अशुद्धि की अगर हम बात करें तो कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 44 में? राइट आंसर देख लेते हैं कि रुके थोड़ी देर। साथियों जो राइट आंसर है वो रहेगा वह बाजार में सब्जी लाने गया है, क्योंकि बाजार में नहीं होता है, बाजार से होता है साथियों। ये यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, बाजार से। ठीक है, विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 44वें में। दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर चौथा तो मुहावरा संबंधी अशुद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 45 पर। यहाँ प्रथम विकल्प सही है 45वां क्वेश्चन, चिन्ह के संबंध में असत्य कथन है। विराम चिन्ह की बात की जा रही है। तुल्यता चिन्ह को समता सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। विवरण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं। हंसपद चिन्ह को विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। तो बताओ कौन सा विकल्प आपके इसमें सही रहेगा? देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर। एक बार विकल्प अच्छी तरह से देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा। साथियों चिन्ह के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? विवरण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं। ये एक गलत कथन है, क्योंकि यहाँ विवरण को लाघव नहीं कहा जाता है। हंसपद और विस्मरण एक ही है, अवतरण और उद्धरण एक ही है, तुल्यता सूचक के दो समता सूचक एक ही है। तो ये तो बाकी सारे सही है। दूसरा विकल्प आपके असत्य कथन है। सेकंड विकल्प 45वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि में किया जाता है? आगमन विधि में, तुलना विधि में, व्यतिरेकी विधि में और समवाय विधि में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षण विधि की दृष्टि से। तो क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि नॉर्मली हम तुलनात्मक अध्ययन आते ही तुलना विधि कर देंगे, गलत है। व्यतिरेकी जो विधि है साथियों, इसमें दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। थर्ड विकल्प 46 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 को देखेंगे। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोबेल का और किलपेट्रिक का। तो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ऐसा कहने वाले कौन थे साथियों? महात्मा गांधी थे। दूसरा विकल्प आपके 47 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, 48वां क्वेश्चन, शिक्षण की चक्रीय योजना का अन्य नाम है? हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन उपागम, RCEM उपागम और एलन उपागम। तो भाई DWLN उपागम अलग है
हर्बर्ट उपगम अलग है, आरसीएम उपगम अलग है। जो चक्रीय योजना है इसको हम मोरिसन उपगम के नाम से भी जानते हैं। 48वें में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यंत्रवत याद करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र होता है उसमें यंत्रवत याद नहीं किया जाता है, गलत है ये। राइट आंसर क्या है? बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। जो उनके अनुभव है यदि हम उनको प्राथमिकता देंगे तो उनके आधार पर ही वो सीखते हैं साथियों, इसलिए ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषताओं में आ जाता है। थर्ड विकल्प 49वें में सही है। तो देख लेते हैं 50वें प्रश्न को। 50वां क्वेश्चन है आपके, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता और संवेदनशीलता के गुण शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? रचना कार्यों में भौतिकता लाना, सद्वृत्तियों का विकास करना, भाषा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना और साहित्य का रसास्वादन। तो भाई आस्था, श्रद्धा, प्रेम साहित्य के रसास्वादन में नहीं आएगा, भाषा तत्व के ज्ञान में नहीं आएगा, भौतिकता नहीं आएगा, बल्कि सद्वृत्तियों मतलब जो अच्छी आदतें हमारी है उनमें विकास करने में ये आ जाते हैं। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 50 में सही है साथियों, मतलब 1/3 पेपर हम कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 51 की ओर। आपके प्रश्न संख्या 51, शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर प्रत्येक अध्यापक सही से शिक्षण नहीं कर पाता है? प्रयोजना विधि, सूत्र विधि, व्याख्यान विधि और बर्मन विधि। तो देखो प्रश्न संख्या 51 में जो सही आंसर रहेगा, प्रत्येक अध्यापक जिसका सही से उपयोग नहीं कर सकते हैं, सही से शिक्षण उस विधि से नहीं करा पाते हैं, वो होती है व्याख्यान विधि। क्योंकि व्याख्यान विधि में खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से किसी भी टॉपिक को बच्चों के सामने व्याख्यान के रूप में कैसे प्रस्तुत करते हैं। देखा होगा कई सारे जो अध्यापक है अच्छा ज्ञान होने के बावजूद भी समझा नहीं पाते हैं, कई सारे अध्यापक नॉर्मल ज्ञान है लेकिन बहुत अच्छा समझा देते हैं। तो साथियों ये व्याख्यान विधि में ऐसा होता है। थर्ड विकल्प 91 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं। तो 52वां क्वेश्चन, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, लेखन शिक्षण में? तो भाषा संसर्ग विधि के बारे में सभी ने पढ़ ही रखा होगा। व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है इसमें और ये व्याकरण शिक्षण में उपयोगी होती है। विकल्प 3 सही है आपके 52वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 पे आते हैं। तो 53वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की यह सामग्री श्रव्य नहीं है, लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और गिनतारे। तो साथियों भाषा शिक्षण की सामग्रियों में से कम 10-12 क्वेश्चन आते हैं पूरे रीट के पेपर में, और ज़्यादा ही आ जाते होंगे। लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये तीनों तो भाषा शिक्षण की सामग्री जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसमें आ जाती है, लेकिन गिनतारे दृश्य सामग्री में आता है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है 53वें क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक है मोरिसन, ब्लूम, किलपेट्रिक और फ्रोबेल। तो किलपेट्रिक, फ्रोबेल को तो एक तरफ रख दो। मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है साथियों? बेंजामिन ब्लूम, BS ब्लूम भी जिनको हम कहते हैं, जबकि मोरिसन इकाई उपागम के प्रवर्तक हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 55 पर। यहाँ आपका थर्ड विकल्प 54वें में सही है। प्रश्न 55 है, रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भावों की अनुभूति करना, नए शब्दों का ज्ञान, भाषा में शुद्धता लाना और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। तो भाई नए शब्दों का ज्ञान, भाषा में शुद्धता लाना, भावों की अनुभूति, तीनों से बेटर विकल्प कौन सा है? अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। बालक रचना के माध्यम से जो अभिव्यक्ति क्षमता उसका है, उसकी अभिव्यक्ति क्षमताएं हैं उसका विकास कर सकता है। क्योंकि देखा होगा आपने मौखिक रूप से आप उतनी अच्छी चीज किसी भी चीज़ के प्रति एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते जितना लिख कर करते हो। तो विकल्प चौथा सही रहेगा 55वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 पे आएंगे साथियों। 56वां प्रश्न, आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? 5, 2, 4 और 3। तो भाई बताओ कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है? आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर 56वें में प्रश्न में जो है वो है आगमन विधि के रूपों की संख्या 2 होती है साथियों, प्रयोग विधि और संयोग विधि। विकल्प आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 56 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57वां प्रश्न, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है? शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना और समंकन योजना तैयार करना। तो भाई उपलब्धि परीक्षण की बात की जाती है तो इसमें शैक्षणिक उद्देश्य को लिखा जाता है, प्रश्न निर्माण किया जाता है, समंकन योजना तैयार की जाती है, लेकिन कमियों के कारणों की जानकारी नैदानिक परीक्षण में आता है, उपलब्धि में नहीं आता है साथियों। इसलिए विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा 57 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 आपके प्रश्न संख्या 58 है, किसी परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही दिया जाता है, अतः परीक्षण में किस गुण का अभाव है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और विवेककारिता। तो क्या है यहाँ पर?
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्या सभी बालकों द्वारा सही दिया जा रहा है, तो मतलब वो क्या है, वो परीक्षण विभेदकारी नहीं है, क्योंकि विभेदकारी में जो सामान्य, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि है, इनमें अंतर आ जाता है। तो आपके विकल्प नंबर 4 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 58 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 59 की ओर। तो 59वां प्रश्न संख्या 59 है, आपत्व का निर्माण किस प्रकार के उद्देश्य से प्राप्त होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य से, भावनात्मक उद्देश्य से, क्रियात्मक उद्देश्य से और इनमें से सभी। तो भाई देखो, आपत्व का संबंध यहाँ पर ज्ञान या क्रिया से नहीं होता है, बल्कि भावनात्मक उद्देश्य से होता है, क्योंकि अपनत्व, आपत्व मतलब दूसरों के प्रति सहानुभूति, ऐसी चीज़ें ये होती है जो भावनात्मक उद्देश्य में आती है। सेकंड विकल्प 59 में सही है। अब खंड जो 2 था हिंदी वाला, ये अंतिम प्रश्न है इसका 60वां। इसके बाद खंड 3 पे आते हैं साथियों। तो देखो, उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण नियोजन, शिक्षण संग्रह, शिक्षण व्यवस्था और इनमें से सभी। तो जब हम उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखते हैं, उसको शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण संग्रह नहीं कहते, बल्कि शिक्षण नियोजन के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 60वें पृष्ठ में। ये देखिए आपका खंड 2 पूरा हुआ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे खंड 3 पर। तो देखो तीसरा खंड देखते हैं साथियों। खंड 3 पर हम आ चुके हैं। भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत शिक्षण करने वाले हैं। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी सिलेबस के अनुसार। तो इसमें भी सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। अब जिनके रीट में लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है, उनको ये पेपर करना है साथियों, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस खंड का पहला, मतलब इस टेस्ट का प्रश्न संख्या 61 के प्रश्न संख्या 61 है साथियों। ये देखिएगा, बालक शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम किम अस्ति? बालकाय, बालकात, बालकेन, बालकान। तो देखो, तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप पूछा है बालक शब्द का आपसे। प्रश्न नंबर 61 में जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बालकेन। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 61 में सही है साथियों, बालक शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचने रूपम बालकेन अस्ति। विकल्प 3 सही है आपके प्रश्न 61 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 को देखेंगे। तो 62वां क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 62 को, याच धातो है लिरिट लकारे प्रथम पुरुषे है बहुवचने रूपम अस्ति? याचिष्यति, याचिष्यन्ति, याचिष्यसि, याचिष्यत है। तो देखो, याच धातु मतलब मांगने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। लिरिट लकार, लिरिट लकार में चारों ही चीजें लिरिट लकार में चलती है, लेकिन प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा आएगा? 62वें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है वो रहेगा साथियों याचिष्यन्ति। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 62 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 पे आते हैं। तो 63वां क्वेश्चन है, क्रुद्ध, द्रुह, ऋष्या है, सूयार्थनाम यह प्रति उप है कानि विभक्तानि प्रयोग है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो देखो, क्रोध के अर्थ में, द्रोह के अर्थ में, ईर्ष्या करने के अर्थ में, गुणों में दोष निकालने के अर्थ में जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो होती है साथियों आपके चतुर्थी विभक्ति। चौथा विकल्प 63वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 पे आते हैं। हन प्लस कत है, इससे जो मतलब हन में अगर हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? हत है, हकत है, हनवत है, हंत है। तो साथियों, जब हन में कत है प्रत्यय लगाया जाता है, कत प्रत्यय, तो इसमें हत है शब्द बन जाएगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 64 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 65 पर। तो 65वां क्वेश्चन, प्रहरी प्लस इव बराबर संधि वर्तते? प्रहरेव, प्रहरीव, प्रहरीव सर्वाणी, इनमें से सभी। तो देखो, यहाँ पर दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। प्रहरी प्लस इव से जो शब्द बनेगा प्रहरीव बनेगा। विकल्प नंबर 3 वाला, बड़ी री आएगी साथियों, ई प्लस ई, बड़ी ई हो रही है यहाँ, इसलिए थर्ड विकल्प 65वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 पे आते हैं। सुंदर नर है, पदे है, समास विग्रह है वर्तते? सुंदर है नरम, सुंदरम नर है, सुंदर है नर है, सुंदराणी नर है। तो साथियों, सुंदर नर है, इसका जो समास विग्रह यदि हम करते हैं तो इसका समास विग्रह क्या होगा? सुंदर है नर है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 66 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 पे आते हैं। नवीन वस्त्रम इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम किम? नवीन है, वस्त्र है, नवीन वस्त्रम। देखिएगा, इस पद में विशेषण की आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें विशेषण क्या बनेगा? नवीन शब्द रहेगा, नवीन है नहीं रहेगा। विकल्प नंबर 3 सही है आपके 67 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 68 पर। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है, विशेष क्या है यहाँ पर? वस्त्रम, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की।
तो 68वां क्वेश्चन है सप्तदशक वर्णात्मकम छंदो भवति वसंत तिलका स्त्रकधरा शिखरिणी भुजंग प्रियागम। तो देखिए सप्तदशक वर्ण का मतलब होता है 17 वर्ण। प्रत्येक छंद में प्रत्येक जो चरण है किस छंद में प्रत्येक चरण के किस छंद में 17 वर्ण होते हैं। तो राइट आंसर है आपके शिखरिणी। तीसरा विकल्प आपके 68 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 69 की ओर। 69वां क्वेश्चन चोर राजा से चिपता है वाक्य से संस्कृत अनुवाद है करोति। चोर है नरपे निलीते, चोर है नरपाय निलीते, चोर है नरपे निलीते और चोर है नरपात निलीते। तो देखिएगा चोर किससे छिप रहा है, राजा से छिप रहा है। तो छिपने के अर्थ में नंबर 69 में जो राइट आंसर है चोर राजा से छिपता है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा चोर है निर्पात निलीते। फोर्थ विकल्प आपके 69 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 पे आते हैं। वाच्य परिवर्तनम कुरुत है, वाच्य परिवर्तन करना है मया चित्रम दृश्यते इस वाक्य का। अहम चित्रम पश्यामि, अहम चित्रः पश्यामि, अहम चित्रः पश्यति, अहम चित्रम पश्यन्तु। देखिएगा चित्र है अहम, अहम मया का तो अहम हो जाता है, चित्रम का चित्रम ही रहेगा साथियों। दृश्यते का पश्यामि बदल जाएगा। प्रथम विकल्प आपके 70वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71। वापिस कह रहा हूँ कि अगर 2-4 प्रश्नों में आपको लगता है तो उसके लिए जरूर कमेंट करिएगा। ग्रामेभ्य है जना है नगरम आगच्छन्ति, इस पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। कस्मात कस्य केन केभ्य है। तो साथियों देखिएगा ग्रामेभ्य जना है नगरम आगच्छति मतलब गांव से लोग कहाँ गए, नगर आ गए। तो केभ्य है जना है नगरम आगच्छन्ति विकल्प नंबर केभ्य जो 4 है चौथा विकल्प केभ्य है, इससे प्रश्न निर्माण होगा। विकल्प नंबर 4 सही है 71वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72। गुरुणा अधीते शिष्य है शुद्धम वाक्यम अस्ति। गुरुम अधीते शिष्य है, गुरोह अधीते शिष्य है, गुरुवे अधीते शिष्य है, गुरुह अधीते शिष्य है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या जो देखिएगा गुरुणा अधीते शिष्य है इसका शुद्ध वाक्य बनेगा गुरोह अधीते शिष्य है। सेकंड विकल्प 72 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 पे आते हैं। साधुओ न ही सर्वत्र है चंदन ही न फले फले वने वने मने मने और सर्वाणी। तो साथियों एक श्लोक आता है शेने शेने माणिक्यम मुक्ति के न गजे गजे साधुओं ने ही सर्वत्र है चंदन ही न वने वने। तो वने वने सही रहेगा। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 73 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 है झकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। नासिका है, कंठ है, तालु है, दंता है। तो देखो झकारस्य किस में आता है, च वर्ग में आता है। तो इचु यश नाम तालु है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 74 में। प्रश्न नंबर 75 है 46 संख्या है संस्कृत भाषायाम लिखती। इसको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। शत चत्वारिशतम चत्वारिशत शतम षट चत्वारिशत न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो भाई 46 को जो संस्कृत में लिखते हैं वो होता है षट मतलब 6, चत्वारिशत मतलब 40, 6 और 40 तो 46 षट चत्वारिशत इस प्रकार से लिखा जाता है। थर्ड विकल्प 75 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76। रचना शिक्षण से सर्वोत्तमो विधि है क्या है। रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। प्रश्नोत्तर विधि है, क्रीड़ा विधि है, मंत्रणा विधि है, आगमन विधि है। इनमें से देखिए रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि की यदि हम बात करें तो आगमन, क्रीड़ा, मंत्रणा की जगह राइट आंसर कौन सा रहेगा, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है साथियों। विकल्प 1 सही है 76 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 77 पर। मौन वाचने न आयाति, मौन वाचन में क्या नहीं आता है। सामान्य मौन वाचनम, गंभीर मौन वाचनम, द्रुत मौन वाचनम, आदर्श मौन वाचनम। देखिएगा मौन वाचन के अंतर्गत सामान्य मौन वाचन भी आता है, द्रुत तीव्र गति से भी आता है, गंभीर मुद्रा में मौन वाचन भी आता है, लेकिन आदर्श मौन वाचन नहीं होता है। आदर्श तो सस्वर वाचन होता है। इसलिए चौथा विकल्प आपके 77 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 78 पर। तो 78वां क्वेश्चन कस्य विधेय प्रयोग है भाषा प्रयोगशालायाम क्रियते। वाक्य घट्टन विधेय है, भाषा यंत्र विधेय है, सामूहिक पठन विधेय है, संगत विधेय है। तो मतलब किस विधि का प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। साथियों भाषा प्रयोगशाला में हम भाषा यंत्र विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा विकल्प आपके 78 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 79 पर। भवतो मते लेखनस्य विधि न है भवती। पेस्टोलॉजी विधि है, मोंटेसरी शिक्षण विधि है, चित्रगीत विधि है, जेकाटार्ट शिक्षण विधि है। भवतो मते मतलब आपके मत के अनुसार लेखनस्य विधि न भवती, लेखन की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है साथियों, यहाँ पर देखिए पेस्टोलॉजी, मोंटेसरी, जेकाटार्ट तीनों ही लेखन शिक्षण की विधियों में आती है, लेकिन चित्रगीत विधि जो है ये लेखन की नहीं पठन शिक्षण की विधियों में आती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 79 में। अगला 80वां क्वेश्चन।
संयोगे विधेयर परम नाम किम। व्यास विधि है, दंडान्वय विधि है, समवाय विधि है, सूत्र विधि है। तो संयोग विधि का जो एक और नाम है वो क्या है? हम संयोग विधि को समवाय विधि के नाम से भी जानते हैं। संयोग या समवाय विधि दोनों एक ही है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 81 पर। 81वां प्रश्न, संस्कृत भाषा या आदि साहित्यम गद्यम पद्यम उभयो है नाटकम। मतलब संस्कृत भाषा का जो आदि साहित्य रूप है वो क्या है साथियों? पद्य रूप है, गद्य नहीं है। उभयो मतलब दोनों भी नहीं है, नाटक भी नहीं है। सेकंड विकल्प आपके 81 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 पे आएंगे। संस्कृत भाषायां वर्तते आगमनात्मक भाषायां, निगमनात्मक भाषायां, संश्लेषणात्मक भाषायां, विश्लेषणात्मक भाषायां। तो संस्कृत भाषा इनमें से कैसी होती है साथियों? संश्लेषणात्मक भाषा होती है, क्योंकि इसमें देखा होगा आपने एक ही शब्द में कई सारे शब्द छुपे होते हैं। तो विकल्प नंबर 3 सही है 82 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83, संस्कृत शिक्षणस्य प्रयास स्यात् है, उदरमुख है, अधोमुख है, अंतर्मुख है, बहुमुख है। तो साथियों संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत जो राइट आंसर है वो बहुमुख होती है ये। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 83 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 पे आते हैं। 84वां क्वेश्चन है, छात्राणाम द्वितीयो लक्षिता अधिगम विशेष है किम नामक कौशले अस्ति। श्रवण कौशलम, पठनम कौशलम, भाषणम कौशलम, लेखनम कौशलम। तो देखिएगा राइट आंसर कौन सा रहेगा? द्वितीय लक्षित अधिगम विशेष है कौन से कौशल के नाम से रहेगा? भाषण कौशल के नाम से। सुनना, श्रवणम प्रथम द्वितीय प्रथम यहाँ पर लक्षित कौशल है, भाषणम द्वितीय है, पठनम तृतीय है, लेखनम चतुर्थ है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 84 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 85 पर। गंभीरम श्रवणम नाम श्रवणम, असहिष्णुतया सह, ध्यानेन सह, धैर्यन सह, अनुशासनम सह। तो देखिए गंभीर श्रवणम का जो एक और नाम है उसको हम ध्यानेन सह, ध्यान के सहित जो श्रवण किया जाता है ये भी कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 85 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86, कुशलम पटलम नास्ति, कुशल पठन नहीं है, चिंतितम कल्पनात्मकम संरचनात्मकम प्रगतिशीलम। तो मतलब जो कुशल पठन की बात की जा रही है, कुशल पठन कल्पनात्मक, संरचनात्मक, प्रगतिशील तो होता है लेकिन चिंतित नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है चिंतित वाला, ये यहाँ पर कुशल पठन की विशेषता में नहीं आता है, इसलिए प्रथम विकल्प आपके 86 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं। सस्वर पठनम आवश्यकताम वर्तते, शुद्ध उच्चारणम, भावग्रहणम, काठिन्य निवारण है, प्रश्नानाम समाधान है। तो साथियों सस्वर, स्वर के सहित किए गए पठन को सस्वर पठन कहते हैं। इसमें क्या आवश्यक माना जाता है? शुद्ध उच्चारण, क्योंकि जो हम सस्वर पठन करते हैं इसमें शुद्ध उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण नहीं रहेगा तो फिर सामने वाला समझेगा नहीं हमारी बात को, इसलिए शुद्ध उच्चारण सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो 87 में प्रथम विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88, संस्कृत शिक्षणे अन्वयस्य द्वितीय है भेद है वर्तते, खंडान्वय से, दंडान्वय है, शब्दान्वय है, अर्थान्वय है। तो जो संस्कृत शिक्षण में अन्वय का जो द्वितीय भेद है वो कौन सा है साथियों? कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 88 में सही रहेगा? सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। संस्कृत शिक्षण में अन्वय का द्वितीय भेद कौन सा होता है? खंडान्वय होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 88 में, दंडान्वय जबकि इसका प्रथम भेद है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 89 पर। अधिगम प्रक्रियाम के शाह विशेष भूमिका संति, मतलब अधिगम प्रक्रिया में किसकी विशेष भूमिका होती है? दृश्योपकरणम, दृश्य श्रव्योपकरणम, दृश्य पत्रिकाणाम, श्रव्य उपकरणम। देखिए अधिगम प्रक्रिया में विशेष भूमिका किसकी होती है? दृश्य श्रव्य की होती है, मतलब जिसमें दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है। तो ये सबसे बेटर विकल्प है 89 में। सेकंड विकल्प आपके सही रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 90 को देखेंगे। कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते, कथा श्रवण में अनावश्यक है, कथा श्रवणम सरल भाषा, कथाया मुख्य विशेषता है पुस्तकस्य प्रयोगे, पुस्तक का प्रयोग। तो साथियों कथा श्रवण में इनमें से अनावश्यक क्या माना जाता है? देखो सरल भाषा होनी चाहिए, कथा का श्रवण आवश्यक है तभी तो कथा श्रवण होगा। कथाया मुख्य विशेषता भी हमको पता होना चाहिए, लेकिन पुस्तकस्य प्रयोगे, पुस्तक का प्रयोग साथियों अनावश्यक माना जाता है। चौथा विकल्प 90वें क्वेश्चन में सही है। तो 90 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, 3 खंड पूरे हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम खंड 4 पर। खंड 4 आपके गणित शिक्षण का है, जिसमें आपको 30 प्रश्न करना है। 30 प्रश्न में आपको शिक्षण विधियों के भी गणित के क्वेश्चन मिलेंगे और गणित के जो सवाल है वो भी देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब ये तो लेवल फर्स्ट के लिए है, लेवल सेकंड वाले साइंस मैथ्स वाले इस पार्ट को हल करेंगे, और जो लेवल 2 एसएसटी वाले हैं साथियों, उसके लिए मैं टेलीग्राम पर 60 प्रश्नों की PDF डाल रहा हूं। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद PN लोधा के नाम से,
आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से आपको डायरेक्टली 60 प्रश्नों की PDF मिल जाएगी, और अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF ले सकते हो। नहीं मिल रहा है तो पहले तो आपको क्या करना है, मोबाइल में टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेना है। टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद में गूगल पे लिख देना है स्टडी विद PN लोधा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे सबसे पहले मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो वो ज्वाइन कर लेना फिर वहाँ से, ठीक है। तो 60 प्रश्न आप वहाँ से ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गणित शिक्षण के इस खंड को देखते हैं। 91वां क्वेश्चन और इस खंड का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गणित सही मायनों में है। मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और सापेक्षीय विज्ञान। लेवल 2 वाले साइंस मैथ्स वालों को करना है ये पार्ट, ठीक है। देखो गणित सही मायनों में क्या माना जाता है साथियों, मूर्त विज्ञान नहीं माना जाता है, बल्कि गणित को अमूर्त विज्ञान माना जाता है। ये एक अमूर्त विज्ञान है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। प्रश्न नंबर 91 में अमूर्त संकल्पनाएं इसमें होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92 को देखेंगे। तो 92वां प्रश्न, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता और विषयनिष्ठता। तो जो गणित की जो तार्किकता है उसमें शुद्धता पाई जाती है, ठीक है। आप कभी भी चेक कर सकते हो, हमेशा वही आंसर आएगा। परिणाम में निश्चितता इसमें होती है, मौलिकता इसमें पाई जाती है, लेकिन विषयनिष्ठता इसकी जो तार्किकता की विशेषता है उसमें सम्मिलित नहीं होती है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 92 में, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये क्या है, तार्किक विशेषता नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93 को देखेंगे। 93वां प्रश्न, निम्न में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं रहती है और मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने के योग्य बनाती है। देखिए गणित में विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए जो बच्चे, जो छात्र है, जो बालक है, वो जो विद्यार्थी जो है वो विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए गणित में मौखिक कार्य की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता आपको बताना है। सबसे महत्वपूर्ण क्या विशेषता होती है मौखिक कार्य की, क्योंकि इससे मानसिक प्रक्रियाओं का विकास तीव्र गति से होता है मौखिक रूप से यदि हम गणित को हल करते हैं तो। विकल्प आपका एक सबसे बेस्ट विकल्प है साथियों। प्रश्न नंबर 93 में यही आपके सही आंसर माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 94 पर। निम्न में से कौन सा सूचना दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक रूप से उपयोगी है। LCD प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतः क्रिया श्वेतपट और टेलीविजन। तो देखो 2 चीज़ें यहाँ दे रखी है, एक तो दे रखा है ग्राफ और एक आता है ज्यामिति शिक्षण। तो साथियों इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सूचना दूरसंचार तकनीकी में माना जाता है वो है अंतः क्रिया श्वेतपट। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 94 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 95 पर। अच्छा लग रहा होगा आपको पेपर। कुछ क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल है तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 95, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के बाद संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न के बाद किया जाना चाहिए। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, सभी। तो भाई हम जब संश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है, चीज़ों को इकट्ठी करके पढ़ाया जाता है। विश्लेषणात्मक में चीज़ों को खोल के। तो संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किसके बाद में करना चाहिए साथियों, विश्लेषण के बाद में करना चाहिए। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 95 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 96 पर। 96वां प्रश्न, भावात्मक पक्ष से संबंधित मुख्य उद्देश्य है ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन और बोध। तो देखते हैं कि भावात्मक पक्ष का संबंध किससे। 3 चीज़ें होती है, एक तो होती है ज्ञानात्मक, एक होता है भावात्मक पक्ष और एक होता है क्रियात्मक पक्ष। तो देखो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक में ज्ञान आपके ज्ञानात्मक से है, बोध आपके ज्ञानात्मक से है, अनुप्रयोग क्रियात्मक से है, लेकिन जो अनुमूल्यन है साथियों ये आपके भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो विकल्प 3 सही रहेगा 96 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 97 पर। 97वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। विश्वसनीयता, योजना, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता। तो मित्रों एक जो उत्तम परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता का होना जरूरी है, विश्वसनीय परीक्षण होना चाहिए। विभेदकारी मंदबुद्धि और जो सामान्य बालक है उनमें विभेद करने वाला होना चाहिए, प्रतिभाशाली बालकों इत्यादि में। वस्तुनिष्ठता पाई जानी चाहिए, मतलब किसी प्रश्न का एक ही उत्तर होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें तो आपके एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में मुख्यतः है, लेकिन योजना यहाँ पर विशेषताओं में नहीं आती है परीक्षण की। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 2 सही है 97 में योजना वाला। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 98 पर। प्रक्षेपी सामग्री का एक उदाहरण है बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट और मॉडल। तो प्रक्षेपी सामग्री एक होती है अप्रक्षेपित।
तो यहाँ पर जो चार्ट है, मॉडल है, बुलेटिन बोर्ड है, तीनों ही अप्रक्षेपित में आएगी। किस में आएगी? अप्रक्षेपित में। तो फिर प्रक्षेपित में कौन सी आएगी? OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रक्षेपी सहायक सामग्री है। यांत्रिक दृश्य सामग्री भी इसको कहते हैं साथियों प्रक्षेपी। ओवरहेड प्रोजेक्टर का मतलब होता है सिरो प्रक्षेपी यंत्र। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 98 में। कौन सा? सेकंड विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 99 पर। 99वां क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन शिक्षण के हैं, 20 क्वेश्चन सवाल के रखे हैं मैंने। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि। तो मानसिक निष्कर्षों की बात की जा रही है साथियों, दोनों ये तो गलत है। तीसरा या चौथा विकल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट के एग्जाम की दृष्टि से। समस्या समाधान विधि में मानसिक निष्कर्षों को सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अमूर्त चीज़ है ये मानसिक निष्कर्ष। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 99 में। अब शिक्षण विधियों का अंतिम क्वेश्चन है गणित में, इसके बाद सवाल ही सवाल है 20 सवाल। निम्न में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि के शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में? तल शिक्षण में, सूक्ष्म शिक्षण में, मस्तिष्क उद्वेलन विधि में और अभिकर्मित अनुदेशन विधि में। तो देखो, शिक्षण की वह नवाचारी शिक्षण विधि जिसमें शिक्षण के सभी घटकों को समावेश किया जाता है उसको मस्तिष्क उद्वेलन विधि के नाम से जानते हैं। अलेक्स एम आशबर्न के द्वारा ये विधि दी गई थी साथियों। थर्ड विकल्प 100वें प्रश्न में सही है। रीट में सेकंड लेवल में का एक क्वेश्चन है साइंस मैथ्स का, और बिल्कुल यही आंसर माना गया था, थर्ड विकल्प ही मस्तिष्क उद्वेलन वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 101 पर। जो प्रश्न नंबर 101 यहाँ से लेकर के और 120 तक के आपके जो प्रश्न हैं वो सभी सवालों के हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूंगा और आप चेक कर लेना उससे मिलान करके कि भाई सही है या गलत है। तो 101वां प्रश्न है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? 6, 7, 5 और 3। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 101 में सही है? वीडियो को रोक लीजिएगा और अच्छी तरह से रोकने के बाद में सवाल करिएगा और आंसर बताइएगा। 101वें में जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ। आपके जो तीसरा विकल्प है इसमें कितना शेष आएगा? 5। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका 3 101 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 102 को देखेंगे। 1000 बराबर है, 1000 हजार बराबर है 10 लाख के, 1 लाख के, 1 करोड़ के और कोई नहीं। तो भाई देखिए 1000 को 1000 से गुणा कर लो, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 1। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ 1 सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 102 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 103 पर। 103 में है, पहला प्राइम नंबर है 0 1 2 और 3। तो पहला प्राइम नंबर आपको प्रश्न संख्या 103 में बताना है। कौन सा विकल्प सही है आपके? विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 103 में, क्योंकि ये प्राइम नंबर का मतलब किससे लिया जाता है? अभाज्य संख्या से लिया जाता है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 103 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104, संख्या 35.507 का विस्तारित रूप है। पहला विकल्प है 30 + 5 + 5/10 + 7/100। दूसरा है 35 + 5 + 7/100। तीसरा है 30 + 5 + 5/10 + 7/1000। और चौथा है 30 + 5 + 5/100 + 7/1000। तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 104 में सही है? निकाल करके देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके निकालना है। राइट आंसर अगर आपका आता है तीसरा विकल्प तो फिर आपका आंसर सही है, और तीसरा नहीं आता है तो आपका आंसर फिर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो 104 में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 105 को देखेंगे। 105 है, एक दिन में थोड़ी देर रुकिएगा, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न को। एक दिन में 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 15, 20 तथा 30 मिनट के अंतराल पर झंकार करती है। ये तीनों घड़ियां सुबह 10 बजे एक साथ झंकार करती है। पुनः तीनों घड़ियां किस समय पर एक साथ झंकार करेगी? सुबह 10:45, सुबह 10:50, सुबह 11:45 और सुबह 11 बजे। तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 105 में सही है? वापिस आपको क्या करना है? वीडियो को रोकना है, सवाल को हल करना है और आंसर मैच करना है।
अगर यहाँ पर आपका आंसर मैच हो जाता है सुबह 11 बजे वाला चौथा विकल्प, तो फिर आपका आंसर सही है। और अगर ये तीनों आंसर आते हैं तो मतलब आंसर क्या हो गया, आपका गलत हो गया। चौथा विकल्प आपसे 105 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106 पे आते हैं। दो सरल रेखाएं समांतर ए बी तथा सी डी बिंदु है, ये बूंदी नहीं है, बिंदु है, बिंदु ओ पर काटती है। यदि कोण ए ओ सी बराबर 50 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी बराबर होगा 40 डिग्री, 50 डिग्री, 140 डिग्री और 130 डिग्री। तो इसको तो मैं निकाल के बता सकता हूँ भाई, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 रहेगी, तो 50 50 कितनी होगी, 100 हो गई। अगर 100 हो गई तो अब कितने बचे, 360 में से 260 बचे। अब 260 के आधे कितने होते हैं, 130 होते हैं। तो 130 ऊपर रहेगी, 130 नीचे रहेगी, मतलब चौथा विकल्प आपकी इसमें सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 106 में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 107 पर। एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितनी है? उसे न तो लाभ होगा न हानि होगी, उसे 1% हानि होगी, उसे 1% लाभ होगा, या उसे 8% लाभ होगा। तो यहाँ पर सीधा सा सवाल है, दो मशीनें हैं किसी के पास, 396 में दोनों को बेचा, ठीक है, 396 396। तो यहाँ पर देखो, एक को बेचने पर तो 10% का लाभ और दूसरे को 10% हानि पर। तो साथियों वीडियो को रोक करके सवाल कीजिएगा। आंसर अगर आपका 1% हानि आया तो यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 108 पर। 108वां क्वेश्चन है, 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था। तदनुसार नया औसत कितना होगा? 12.6, 14, 15 और 13.8। तो देखो टोटल 25 प्रेक्षण है, इसका औसत कितना है, 13 है। तो 25 × 13 टोटल निकाल लेते हैं। 13 पंजे कितने होते हैं साथियों, 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौक 52, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, ठीक है। 13 दूनी 26 और 6 32, मतलब 32 यहाँ पर आएगा, तो 325 टोटल आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 73 के बजाय कितना लिख लिया था, 48। तो 48 और 73 में कितना अंतर है, 73 - 48, 48 10 58, 68 5 73, 25 का अंतर आ रहा है। 73 लिखना चाहिए, 48 लिख लिया, मतलब 25 कम लिखा। तो 325 पहले था, 25 ये आया, तो 350 हो गया। अब यहाँ पर प्रेक्षण कितने हैं, 13 ही है, तो सॉरी 25 है, तो 350 में किसका भाग देंगे, 25 का। 25 से कम 25 आ जाएगा, 10 बचा, 25 चौक 100, मतलब फिर नया औसत कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। दूसरा विकल्प आपके 108 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 109 की ओर। तो 109वां क्वेश्चन, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी? 15 वर्ष, 12.5 वर्ष, 10 वर्ष और 7.5 वर्ष। तो भाई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो पहले इसका निकाल के देख लेते हैं, फिर दर निकाल लेंगे। 100 × 5/100, तो तिगुनी 100 100 100 100 × 20 पंजे तो 100 होती है, तो 2 गुनी होगी 40। तो मतलब दर कितनी है साथियों, 40% उसकी दर है। तो कितनी करना है, 6 गुना करना है उसको, कितने वर्षों में होगी? तो भाई अपने पास 100 × दर 40 है, तो इसको कितने गुना करनी है, 6 गुना, मतलब 500 आना चाहिए। तो का 100 का 100, 0 की 0, 40 को किससे गुना करें कि 500 आ जाए? तो 40 × 400 होते हैं, तो 10 नहीं होगा, 7.5 भी नहीं होगा, 4 पंजे 15 चौक 60, ये 600 हो जाएंगे। तो 12.5 वर्ष निकलेगा साथियों। इसका राइट आंसर 12.5 वर्ष ही आएगा। देखिएगा यहाँ पे 12.5 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी स्वयं की। तो आपके विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 109 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 110 पर। आपके 110वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिएगा, एक व्यापारी को कोई वस्तु 240 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। उसे 10% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? 275 रुपये, 280 रुपये, 285 रुपये और 300 रुपये। तो भाई व्यापारी को 240 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 4% की। मतलब सीधी सी चीज़ है कि वो वस्तु 240 से ज़्यादा में खरीदी थी। मान लो 250 में खरीदी, तो 250 का 4% कितना होता है साथियों, 0 0 25 चौक 100, 100 का 10, मतलब वो 250 में खरीदी थी, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर। और अगर 250 में खरीदी थी, उसको 10% लाभ कमाना है,
तो उसको 275 में बेचना पड़ेगा। मतलब विकल्प एक आपका यहाँ पर सही निकल के आ जाएगा प्रश्न संख्या 110 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 111 की ओर। 111वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में है ये ना, टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8, 10, 12 और 16। साथियों क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और फिर इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। अगर आपके आंसर में 108वें क्वेश्चन में अगर आपका आंसर प्रथम विकल्प 8 आता है तो आपका आंसर सही है, और अगर 8 नहीं आता है तो आपका आंसर गलत है। तो आपके प्रश्न नंबर 111 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 112 को देखेंगे। 112वां क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके। एक आयताकार मैदान की भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर तथा इसका विकर्ण 25 मीटर है, तो उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या है? 175 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर और 168 वर्ग मीटर। देखो आयताकार मैदान है, ये इस प्रकार मान लीजिए कि भाई ये एक आयताकार मैदान है, इसकी एक भुजा 7 मीटर है और विकर्ण कितना है? 25 है, और भुजा कितनी है? 7 है। तो फिर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो निकालिए 112वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो अगर सीधी बात है 168 आपके वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 113 को देखेंगे। 113वां प्रश्न। किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 30% कम की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में निम्नलिखित परिवर्तन होगा। 2% कम, 2% अधिक, 10% अधिक, 10% कम। तो सीधी चीज़ है, निकाल के बता देता हूँ। किसी आयत की लंबाई मान लीजिए ये 100 है दोनों तरफ, ठीक है। आयत की लंबाई बढ़ाई जाती है 140 कर दी जाती है और चौड़ाई 30% मतलब 70 कर दी जाती है। पहले 100 × 100 10,000 होंगे, तो अब 140 × 70 कर लेते हैं। 140 × 70, 0 0, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 एकम 100, 7 7 2 9, मतलब इसमें 2% की क्या आ जाएगी? पहले 10,000 अब 9,800, मतलब 2% की क्या आएगी? कमी आएगी। प्रथम विकल्प आपके 113वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 114 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 114 को देख लेते हैं। वह त्रिभुज जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो, गोनी हो है ये ना, तो वह त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम द्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तो भाई दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं साथियों? समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो। थर्ड विकल्प 114वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115। 40 छात्रों के लिए 30 दिन की पर्याप्त भोजन सामग्री है। 20 छात्र और आ जाने पर यह भोजन सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? 18 दिन, 25 दिन, 20 दिन और 30 दिन। तो 115वें में राइट आंसर आपको बताना है मित्रों, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। भाई ऐसा है कि 40 छात्र है, 30 दिन तक भोजन सामग्री करते हैं, तो 40 × 30 1201 के लिए है। अब 20 छात्र और आ गए तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। तो 60 में 1200 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो दे लेते हैं 1200/60, 0 0, 6 दूनी 12, मतलब 20 बार गया है तो 20 दिन वो सामग्री चलेगी। अब थर्ड विकल्प 115 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 पे आते हैं। तो 116वां क्वेश्चन। 5 परिणामों का औसत 18 है, यदि उनमें प्रथम 2 का औसत 12 है, अंतिम 2 का औसत 15 है, तो तीसरा परिणाम है 36, 14, 16 और 20। तो निकाल के देख लेते हैं। 5 परिणामों का औसत कितना है? 18 है। 18 पंजे कितने होते हैं? 90 होते हैं। प्रथम 2 का औसत 12 है, तो 12 × 2 12 दूनी कितने होते हैं? 24 होते हैं साथियों। अंतिम 2 का औसत कितना है? 15 है, तो 15 × 2 15 दूनी 30, तो 30 और 24 काउंट कर लेते हैं। 30 20 50 54, 90 में से 54 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 90 - 54, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 8, 8 में से 5 गए 3। तो विकल्प नंबर 1 सही है। 36 आपका आंसर आना चाहिए प्रश्न नंबर 116 में। प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 पे आते हैं। पंकज ने 15,000 रुपये उधार लिए, 1 वर्ष 3 माह बाद उसने कुल 16,875 रुपये लौटाए, तो ब्याज की दर याद करो। 5%, 10%, 15%, 18%। तो भाई ऐसा है कि 15,000 रुपये उसने क्या लिए? मूलधन लिया। समय कितना है? 15 माह, तो 15 बटे यहाँ पर दर नहीं दे रखी है ना, तो बटे यहाँ 100 कर देते हैं, 0 की 0 × 15 है तो 12 भी करना पड़ेगा,
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से काटा इसको 4 बार, 3 से काटा इसको 5 बार। अब यहाँ पर 4 में 150 इंटू 5 और इन बटे है 4, तो 15 पंजे 75, 750 बटे 4 बच रहे हैं आपके यहाँ पर। अब यहाँ पर ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है साथियों। तो मान लो कि भाई ब्याज की दर कितनी है, 5% मान लेते हैं, 5%। ठीक, तो आपके इसमें काटना पड़ेगा। प्रश्न संख्या जो 117 है इसमें 5% में नहीं बैठ रहा है, तो 10% से काट के देख लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि भाई उसका ब्याज की दर कितनी है, दूसरा ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। 15,000 लिए, ये 15,000, 15 माह के लिए मतलब 1 वर्ष 3 माह मतलब 15 माह, बटे कितनी मान रही है अपन, 10 मान रहे, तो बटे 100 कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इंटू 12 भी लगाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि ऊपर 15 लिखा है अपने। 6 से इसको काटा कितनी बार, 6 नहीं है सॉरी 10 से नहीं है, तो चलो 10 से 2 से काट लेते हैं 5। तो देखो 10% हम ब्याज की दर लेते हैं सपोज करके, मान करके ऑप्शन से उठा के। अब आपके मूलधन है 15,000, ठीक है, 15,000 मूलधन है आपके। जो समय है वो 15 माह है, और यहाँ पर दर कितनी ले रखी है अपन ने, 10 मान ली है, तो बटे 100। अगर 15 माह है तो 12 नीचे करना पड़ेगा। 2 से इसको काटा कितनी बार कटेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं पहले। तो 2 से इसको काटा 5 बार, 2 से इसको काटा 6 बार, 6 का भाग दिया 150 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 इंटू 15 इंटू 5 कर लेते हैं, तो 25 पंजे 125, और 125 को किससे गुणा कर लेते हैं, 15 से। 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37 का 7 और हासिल 3 रहेंगे, 15 के 15 3 18। तो मतलब 1875 ब्याज आया है। 15,000 अगर मूलधन है, 1875 ब्याज है, तो टोटल कितने हो गए, 16,875। मतलब जो अपन ने दर लगाई थी वो बिल्कुल सटीक है। दूसरा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा प्रश्न 117 में। प्रश्न नंबर 118 है, घन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन देखना है। घन के 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है, और घन के 12 कोर होते हैं। तो 118वें में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा, तीसरा विकल्प, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है, तो ये गलत कथन है। सही कथन क्या है, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है। बाकी 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोर होते हैं, ये तीनों सत्य कथन हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 119 पर। यहाँ आपका थर्ड विकल्प सही रहेगा। 119वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए चित्र अनुसार कोण QRS का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, इसमें आपको कोण QRS, तो ये देखिए कोण QR और QRS इस प्रकार से। तो साथियों इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। कितना है, 100 डिग्री है, 50 डिग्री है, 110 डिग्री है, या 120 डिग्री है। अच्छे से प्रश्न को करके निकालिएगा, और फिर इसका जो सही आंसर है, अगर आपके 110 डिग्री आ जाता है, कौन सा 110 डिग्री आ जाता है तीसरे विकल्प में जो है, तो सही आंसर है, और नहीं आता है तो गलत है। अब अंतिम और 120वां प्रश्न देख लेते हैं इस खंड का। 120वां प्रश्न, यदि 30 फीट लंबे एक आयताकार मैदान में फर्श बिछाई गई जिसका कुल व्यय 30,000 रुपये हुआ, यदि फर्श की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग फुट हो तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी। 25 फुट होगी, 30 फुट होगी, 40 फुट होगी, या 35 फुट होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने पर अगर आपके देखो यहाँ पर लंबाई तो दे रखी है, आपको चौड़ाई याद करनी है, और यहाँ कुल व्यय कितना है, 30,000 रुपये है, फर्श की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग फुट है। अगर आपकी चौड़ाई में आंसर आपके 25 फुट आ जाता है तो राइट है, क्योंकि 25 इंटू आपको 30 फीट लंबाई है, 25 इंटू 30 फीट तो यहाँ क्या है, लंबाई है, और इसकी चौड़ाई कितनी आएगी, 25 आएगी। तो 25 आया तो आंसर राइट है, नहीं आया तो गलत है। तो साथियों ये था चौथा भाग। अब अंतिम और 5वां खंड देखेंगे जो कि पर्यावरण का है। तो पर्यावरण में SST वाले भी देख सकते हैं, साइंस वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। खंड 5 पर हम आ चुके हैं। खंड 5 में क्या पढ़ेंगे हम, पर्यावरण शिक्षण के 30 प्रश्नों को। 121 से लेकर के 150 तक के जो प्रश्न हैं वो पर्यावरण शिक्षण के हैं। इसमें भी सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 121 को। आपके अंतिम भाग है ये, अंतिम खंड है ये। तो देखिएगा, निम्न सड़क संकेत का अर्थ है। यहाँ पर ये सड़क संकेत आपके सामने है, इसका अर्थ क्या रहेगा साथियों। रुकना मना है,
प्रवेश निषेध है, पार्किंग मना है, तेज गति से वाहन चलाना मना है। तो यातायात के संकेतों में से एक प्रश्न आपसे हर बार पूछा जाता है, रीट के एग्जाम में भी लगभग पूछा जाना तय है। तो यहाँ पर जो सड़क संकेत ये दे रखा है, इसका अर्थ क्या होता है? प्रवेश निषेध है, मतलब जहाँ पर ये चिन्ह होता है वहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 121वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122 को देखेंगे। तो आपके 122वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त परिवार का गुण नहीं है? सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन को बढ़ावा मिलता है, महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर होती है, संपत्ति में सभी का समान अधिकार होता है और बच्चों का लालन पालन सरल हो जाता है। तो एक जो संयुक्त परिवार होता है उसका गुण जो नहीं है, कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 122 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। दूसरा विकल्प, महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर होती है, ये कथन गलत है साथियों, क्योंकि संयुक्त परिवार में आप यूँ मान के चल सकते हो कि लगभग पुरुष प्रधान ही ये संयुक्त परिवार होता है अधिकतर। इसमें महिलाएं स्वावलंबी नहीं होती है। बाकी इसमें सहयोग, सहिष्णुता है, अनुशासन है, इसको बढ़ावा मिलता है, संपत्ति में सभी का समान अधिकार होता है, बच्चों का लालन पालन भी इसमें सरल हो जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर 4, 3 और 1 तो सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ संयुक्त परिवार के गुणों में नहीं आता है। तो सेकंड विकल्प आपका 122वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007 को, 1 नवंबर 2006 को, 1 दिसंबर 2007 को और 1 दिसंबर 2006 को। तो बताइए कौन सा विकल्प आपका इस क्वेश्चन में सही है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के नाम से तो ये जाना जाता है, लेकिन लागू होने की बात कही जा रही है। तो साथियों ये कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2007 को। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 123 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 पे आते हैं। एम्फोटेमाइन किसका उदाहरण है? अब साधक दवाओं का, उद्दीपक दवाओं का, डाउनर्स का और इनमें से सभी का। साथियों एम्फोटेमाइन एक दवा का नाम है और ये किसका उदाहरण है आपको ये बताना है। तो 124वें में बताइएगा कि आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। राइट आंसर देखते हैं साथियों, ये उद्दीपक दवाओं का उदाहरण है। कैसे है उद्दीपक दवाओं का? उद्दीपक दवाएं क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, अगर कोई इसका सेवन करता है तो उसके अंदर एक अलग तरह का जोश आ जाता है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने की शक्ति दर उसकी बढ़ जाती है। साथियों विद्यार्थी जो है अगर इस दवा का सेवन करता है तो उसमें पढ़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है, थकता नहीं है, थकान कम होती है इससे। तो ये एम्फोटेमाइन एक दवाई है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 124वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 125 पे आएंगे। अधिकतर क्रीम पाउडर के उत्पादों में प्रयोग होता है संगमरमर का, सेल खड़ी का, कोटा स्टोन का और सैंड स्टोन का। तो देखिए ये जो क्रीम पाउडर जो जैसे बहुत सारी क्रीम वगैरह होती है, पाउडर वगैरह होते हैं, तो साथियों इसमें सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। सेल खड़ी का मतलब होता है घिया पत्थर। पिछली बार रेट में भी पूछा गया था। तो घिया पत्थर क्या सौंदर्य प्रसाधन सामग्री निर्माण में इसका यूज किया जाता है? घिया पत्थर कह दो या सेल खड़ी कह दो। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 125वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 126 पे आएंगे। कृत्रिम तंतु को निम्न नाम से भी जाना जाता है: जादुई तंतु, सरल तंतु, ताप संज्ञाशील तंतु और इनमें से सभी। तो देखो जो कृत्रिम तंतु होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 126 में सही है? तो जो कृत्रिम तंतु है इसको जादुई तंतु भी कहते हैं, सरल तंतु भी कहते हैं, ताप संज्ञाशील तंतु भी कहते हैं। मतलब उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है 126 में ये सही रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 127। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ई कार्टराइट ने, सर रिचर्ड्स ने, फ्रैंकलिन ने और हारग्रीव्स ने। तो साथियों पावर लूम का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा। पावर लूम और हथकरघा आपके टॉपिक है। तो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था पावर लूम का? ई कार्टराइट के द्वारा आविष्कार किया गया था। अतः ई कार्टराइट को पावर लूम का जनक भी कहा जाता है साथियों। विकल्प आपके 127 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 128 को देख लेते हैं। 128वां क्वेश्चन। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण किस विधि से किया जाता है? गोबर गैस प्लांट विधि, छानना, बीनना और पुनर्चक्रण। तो देखिए ठोस अपशिष्ट पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार की ये अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ होते हैं। तो जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट मतलब जो खराब हो चुके हैं, इसका निस्तारण किस विधि से किया जाना चाहिए साथियों? किस विधि से किया जाता है?
पुनर्चक्रण विधि से। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 128 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129 को देखेंगे। कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, लखपा शेरपा, जुनको ताबे। तो साथियों, कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर जिसने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, विश्व की वो पहली महिला कौन है? संतोष यादव है। विकल्प आपका एक सही है प्रश्न नंबर 129 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 130 पर। तो 130वां क्वेश्चन 130वां क्वेश्चन आपके देखिएगा, सौर परिवार से है। तो सौर परिवार में यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है को छोड़कर अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। अरुण व वरुण ग्रह को छोड़कर, बुध व अरुण ग्रह को छोड़कर, अरुण व शुक्र ग्रह को छोड़कर और वरुण व बुध ग्रह को छोड़कर। देखिए, दो ग्रह ऐसे हैं जिनको छोड़कर जो बाकी के जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में और परिक्रमा करते हैं। तो कौन से दो ग्रह छूट जाते हैं उसमें? जो अरुण और शुक्र ग्रह है साथियों, इसको छोड़ करके जितने भी बाकी के ग्रह बच रहे हैं वो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन ये दोनों कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। थर्ड विकल्प 130वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 131। सिलिसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर और अलवर। तो साथियों, सिलिसेट झील का नाम सभी ने सुन रखा होगा। राजस्थान के ये अलवर जिले में स्थित है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 131 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 132 पर। तो 132वां क्वेश्चन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है कहलाती है। पिघलना, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और संघनन। तो देखो, पिघलना तो क्या है? ठोस का द्रव में बदलना है, तो ये आपका आंसर नहीं है। वाष्पीकरण क्या है? द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण है। लेकिन यहाँ ठोस से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तन, तो जैसे कपूर वगैरह है, तो साथियों ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके इस क्वेश्चन में सही है, ऊर्ध्वपातन वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 133 पर। यहाँ आपके थर्ड विकल्प सही है साथियों। तो 133वां क्वेश्चन वनों की दृष्टि से राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जिला है। उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही। तो देखो, वनों की दृष्टि से राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण जिले की बात की जाती है तो उदयपुर जिला राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जहाँ पर हरा संगमरमर भी उत्पादित होता है साथियों। हरा मतलब हरे वन। विकल्प एक सही है प्रश्न नंबर 133 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 134 पर। तो 134वां क्वेश्चन किस लोक देवता, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, 34वां क्वेश्चन है। किस लोक देवता की याद में परबत्सर में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेले का आयोजन किया जाता है? रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी और हड़बू जी। तो बताओ भाई, 134वें क्वेश्चन में परबत्सर नागौर की बात की जा रही है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेले का आयोजन किया जाता है। तो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा तेजा जी की याद में ही साथियों। तो जो लोक देवता है तेजा जी, इनकी याद में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेले का। चलिए देख लेते हैं 135वें क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है 135वां क्वेश्चन। ऊर्जा का त्वरित स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, वसा और अम्ल। तो मित्रों, ऊर्जा के त्वरित का मतलब होता है जिससे तुरंत ऊर्जा मिल जाए। तो ऊर्जा का त्वरित स्रोत किसे माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। विकल्प आपका एक सही है 135वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 136 को देखेंगे। शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक हो तो कौन सा रोग हो जाने की संभावना अधिक होती है? मेट, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, डेंगू और मलेरिया। तो देखो, जो हमारा ब्लड है इसमें आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या यदि नष्ट होने की दर ज़्यादा रहेगी उनकी निर्माण की दर से, मतलब नष्ट ज़्यादा होगी, निर्माण कम होगी, तो इससे खून में कमी आएगी, जिससे हमें एनीमिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है साथियों। विकल्प आपका 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 136 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 137। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? श्वास नली से, कंठ से, फेफड़े से और हृदय से। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो एम्फीसेमा बीमारी है साथियों, इसका संबंध पहले आप बता दो फिर मैं बताऊंगा।
तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध फेफड़ों से होता है। इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति जैसे धूम्रपान करने वाला होता व्यक्ति जो है, तो उसके फेफड़े में जो दिक्कत आती है वो एम्फीसेमा बीमारी का संबंध उसी से है। तो विकल्प 3 सही है आपके 137वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138 पे आएंगे। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण। तो साथियों देखो, माइटोकॉन्ड्रिया यदि काम करना बंद कर रहा है तो फिर कोशिका में क्या नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। दूसरा विकल्प आपके 138वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139। राजस्थान के किस मेले में पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके मेले का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, बेणेश्वर धाम का मेला, गुड़ला मेला, भृतहरि का मेला और चंद्रभागा मेला। तो भाई देखो, पुरुष जो है वो महिलाओं का वेश धारण करके मेले के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ कहाँ हो जाती है साथियों, गुड़ला मेले में होती है। सेकंड विकल्प आपके 139वें में सही है, जो पुरुष है वो महिलाओं का वेश धारण करके घोड़ला लेकर आते हैं। सेकंड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा 139वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140। पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और इनमें से सभी। तो देखो, पंचायत राज व्यवस्था की निम्नतम इकाई की यदि बात की जाए तो निम्नतम इकाई ग्राम पंचायत होती है, उच्चतम जिला परिषद होती है और मध्यम इकाई पंचायत समिति होती है। विकल्प आपका एक सही है 140वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 141। मीनाकारी का कार्य राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में किया जाता है, झुंझुनू में, सीकर में, जोधपुर में और जयपुर में। तो जो स्टूडेंट मुझसे कई दिनों से जुड़ रहे हैं उनको पर्यावरण का पेपर सरल लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इस पे कुछ क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिए हैं। लगभग यूँ मानो 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट किए हैं पर्यावरण में, जो पहले मैंने टेस्टों में लिए थे। जो एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेता हूँ उनमें ले लिए थे मैंने ये प्रश्न। तो हो सकता है आपको ये टेस्ट इजी लग रहा हो, बट ऐसा है कि जिन्होंने ये प्रश्न नहीं किए हैं तो उनको तो इजी लग ही नहीं सकते साथियों। ये मीनाकारी का कार्य राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में किया जाता है, जयपुर जिले में किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 141 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 पे आते हैं। तो 142वां क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई 22 जनवरी 2015, 22 फरवरी 2015, 22 मार्च 2015 और 22 अप्रैल 2015। तो साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये अभियान है इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। विकल्प एक सही है 142वें में। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाइएगा, 150 में से जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। इनमें से असुमेलित है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व नमभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व एड्स दिवस 1 सितंबर और विश्व जल दिवस 22 मार्च। तो साथियों, दिवसों में से आपके एक प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च होता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून होता है, विश्व नमभूमि दिवस 2 फरवरी है, लेकिन विश्व एड्स दिवस 1 सितंबर नहीं है बल्कि 1 दिसंबर है। कब है, 1 दिसंबर। तो विकल्प नंबर 3 आपके असुमेलित है प्रश्न नंबर 143 में, और यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 144 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 144 है, केंचुए द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, अर्बोरिकल्चर। तो जो केंचुओं द्वारा तैयार खाद की जाती है इसको साथियों वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। विकल्प आपका एक सही है 144वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 145 पर। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं है, प्रकृति संरक्षण कार्य, सेमिनार है, बागवानी है और बेकार वस्तुओं का अनुपयोग। तो देखो, पर्यावरण अध्ययन के जो क्रियाकलाप है उसमें हम प्रकृति संरक्षण के कार्य करते हैं, सेमिनार का आयोजन करते हैं, बागवानी करते हैं, लेकिन बेकार वस्तुओं का अनुपयोग करना कोई साथियों यहाँ पर क्रियाकलाप के कार्यों में थोड़ी आएगा। इसलिए आपके 145वें प्रश्न में जो चौथा विकल्प है यही आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 146 पर। तो 146वां प्रश्न, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है जिसे विद्यालय में प्रदान किया जाता है। परियोजना से संबंधित यह कथन किसका है, स्टीवेंसन का, किलपेट्रिक का, बेलार्ड का और पार्कर का। तो भाई प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा दी गई थी, किलपेट्रिक के द्वारा दी गई थी, और यहाँ पर परिभाषा तो चारों ने दे रखी है। तो उपरोक्त जो परिभाषा दी गई है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जिसे विद्यालय में प्रदान किया जाता है, तो ये बेलार्ड के द्वारा ही प्रोजेक्ट विधि के संदर्भ में कथन कहा गया है। थर्ड विकल्प 146वें प्रश्न में सही है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 147 पर। तो 147वां क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करके जाइए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। साइको में कितने हुए, हिंदी में कितने हुए, आपके संस्कृत में कितने हुए, मैथ में कितने हुए, ईवीएस में कितने हुए। संख्या लिखने के साथ साथ में ये भी लिख लीजिएगा, इनमें से किस विधि के प्रस्तुतिकरण में कक्षा को छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें दूसरों के अनुभवों का अनुसरण करने के लिए कहा जाता है। भूमिका निर्वाह विधि, प्रयोजना विधि, दल शिक्षण विधि और किंडरगार्टन विधि। तो भाई देखो, उस विधि में जिसमें कक्षा को हम छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, फिर उनको दूसरों के अनुभवों का अनुकरण करने के लिए कह रहे हैं, तो साथियों ये होती है भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्ले विधि जिसको हम कहते हैं। विकल्प एक सही है 147वें में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 148 की ओर। तो शिक्षण के लिए केवल उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जो आवश्यक है। एक सफल शिक्षक सरल तथा कठिन विषयों को उनके कठिनता के आधार पर उनका क्रम निर्धारित करता है और उसे छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यह कौन सा सिद्धांत है? प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत, अनुकूल वातावरण व उचित नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और विभक्तिकरण व क्रियाओं का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत दिया गया है कि हम उन्हीं तथ्यों का चयन करें जो कि आवश्यक है, तो ये इससे ही आंसर पकड़ा रहा है, चयन करना। तो साथियों ये चयन का सिद्धांत है। विकल्प 3 सही है आपके प्रश्न संख्या 148 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 149 पर। ये देखिएगा, यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति आपको करना है। से हमारा तात्पर्य ऐसे परीक्षणों से है जिसमें अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया गया हो, जिसके मानक निर्धारित हो, जिसके प्रशासन एवं फलांकन में वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया गया हो, तो उसके मानकीकरण कहेंगे, उसे वैधता कहेंगे, विश्वसनीयता कहेंगे या वैधता कहेंगे। तो राइट आंसर क्या है? प्रथम विकल्प सही है। मानकीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसे परीक्षण जिसमें अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का आप चयन करते हो, मानक निर्धारित करते हो, प्रशासन और फलांकन में ऑब्जेक्टिव विधियों का प्रयोग आप करते हो, तो यह मानकीकरण कहलाता है साथियों। विकल्प एक सही है 149वें में। अब इस टेस्ट का और इस खंड का अंतिम और 150वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा जितने क्वेश्चन आपने सही किए। 150 में से अगर आपको 2-4 प्रश्नों में डाउट है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल संशोधन किया जाएगा अगर आपका डाउट सही है तो। चलिए 150वां प्रश्न, किसने पर्यावरण को मूर्त वस्तु न मानकर अमूर्त वस्तु मानी है? रोस, हर्कोविट्ज, फिटिंग और डेविस। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 150 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 150 में पर्यावरण को मूर्त वस्तु न मानकर अमूर्त वस्तु मानने वाले थे डेविस। विकल्प नंबर आपका जो 4 है यही आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 150 में। तो साथियों ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। क्या कहा मैंने? लेवल 2 वालों के लिए, एसएसटी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरे प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो और आपका अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका प्यार और स्नेह अच्छी तरह से मिलता रहा तो बिल्कुल कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके लिए टेस्ट, मेगा टेस्ट आपको रेगुलर मिल जाए, वो भी क्वालिटी वाला पूरे सिलेबस से। लेकिन आपका प्यार और स्नेह मिलना चाहिए साथियों, तभी ये चीज़ हो सकती है। मुझसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी अगर आपका प्यार और स्नेह नहीं मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।